हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अब क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारा ये सेकंड सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या केमिकल इक्वेशंस को लिखने का कोई और भी तरीका है जिससे ये थोड़ा और छोटा हो सके? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formulae instead of words. अगर शब्दों की जगह पर केमिकल फॉर्मूलेज यूज करें तो केमिकल इक्वेशन और भी ज्यादा अच्छे और यूजफुल हो सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। If you recall formulae of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मूले रिकॉल करो, याद करो, तो जो अब वर्ड इक्वेशन है उसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow। इस एरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड पर हर एलिमेंट की एटम्स की नंबरिंग काउंट करें और कंपेयर करें। यहाँ पे मैग्नीशियम की एक एटम है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम की वन एटम है। ऑक्सीजन की यहाँ पे दो एटम्स हैं, लेकिन राइट साइड पे ऑक्सीजन की सिर्फ एक एटम है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड्स? क्या दोनों तरफ हर एलिमेंट की जो एटम्स की नंबरिंग है वो सेम है? इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर आपका आंसर यस है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। इफ नॉट, अगर नहीं, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, तो इक्वेशन को अनबैलेंस कहते हैं। बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि फिर दोनों तरफ जो मास है वो सेम नहीं हो पाएगा। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। तो ऐसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जो इक्वेशन 1.2 है वो एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है जिसमें मैग्नीशियम जो है वो एयर के अंदर बर्न करवाया जा रहा है। और ये स्केलेटल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की दो एटम्स हैं, लेकिन राइट साइड पे ऑक्सीजन की सिर्फ एक ही एटम है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करनी है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है उसे याद करें। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। That is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। इसका मतलब ये क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स के अंदर टोटल मास है एलिमेंट्स का एक केमिकल रिएक्शन में, उसे रिएक्टेंट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जितना मास टोटल रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए। कहने की बात ये है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है, या दूसरे शब्दों में हर एलिमेंट की जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहेगी रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद। यानी कि अगर लेफ्ट साइड पे मेरे पास ऑक्सीजन की दो एटम्स हैं तो राइट साइड पर भी ऑक्सीजन की दो एटम्स होनी जरूरी है। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। तो इसीलिए एक अनबैलेंस या skeletal chemical equation को बैलेंस करना जरूरी है। Is the chemical equation 1.2 बैलेंस? क्या chemical equation जो 1.2 है वो बैलेंस है? Let us learn about balancing a chemical equation step by step। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे या सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। वर्ल्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 may be represented as।
1.3 एक्टिविटी में क्या था, आपने जिंक के अंदर एक एसिड लिया था, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस वहां पर बने थे। तो अपर वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो जो रिएक्शन हो रही है या वर्ड इक्वेशन है, उसे हम लोग इस केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सभी एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्मूले लिख लिए। Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. एरो के दोनों तरफ जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी एटम्स की नंबरिंग हम लोग अब देखेंगे। जैसे एलिमेंट मेरे पास जिंक है, लेफ्ट साइड पे जिंक 1 है और राइट साइड पे भी जिंक के नंबर 1 है। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे भी हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं। सल्फर की बात करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पर भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे भी 4 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे हैं उतने ही राइट साइड पे भी हैं। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, क्योंकि एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के जो एटम्स की नंबरिंग है वो सेम है, तो इसीलिए दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब एक और केमिकल इक्वेशन दे दी है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। आयरन की वाटर के साथ रिएक्ट करवाया गया है और इन्होंने आयरन का एक ऑक्साइड बनाया है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाई है। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 क्या है, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस ईच अराउंड ईच फॉर्मूला। सबसे पहले जो भी आपके पास केमिकल इक्वेशन है उसमें जो भी फॉर्मूले हैं, चाहे वो एलिमेंट का है या कंपाउंड का है, उसके अराउंड आप बॉक्स बना लो जैसे इन्होंने बनाया हुआ है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। बॉक्स के अंदर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है, मतलब जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे वो इस बॉक्स के बाहर होगा, बॉक्स के अंदर कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं करना। स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपने अलग अलग एलिमेंट्स की एटम्स की नंबर की लिस्ट बना लेनी है जो भी इक्वेशन में प्रेजेंट है। जैसे आयरन का लेफ्ट साइड पे 1 एटम है लेकिन राइट साइड पे 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन की लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे भी 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड पे 1 है लेकिन राइट साइड पे 4 एटम्स हैं। तो हमें ये इस तरीके से लिस्ट बनानी है। स्टेप 3, इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अक्सर ये अच्छा रहता है कि अगर हम लोग बैलेंसिंग की स्टार्टिंग ऐसे कंपाउंड के साथ करें जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो। तो यहाँ पे हमें किसके पास सबसे ज्यादा एटम दिख रही है, हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, यहाँ पे वो रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फिर उस कंपाउंड के बाद आपने उस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। देखिए अब ये हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे 1 एटम है, H2O में हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1, यानी कि 3 एटम्स हैं। Fe3O4 में टोटल 7 एटम्स हैं और H2 में 2 यहाँ पर एटम्स हैं। तो इसका मतलब Fe3O4 में सबसे ज्यादा यहाँ पर एटम्स हैं और Fe और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की एटम सबसे ज्यादा है, दैट इज 4। तो इसीलिए हमने Fe3O4 सेलेक्ट किया और उसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। There are 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन दी RHS। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन की 4 एटम्स हैं एंड ओनली 1 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है। ये आप यहाँ से या फिर बॉक्स से देख सकते हो। तो बैलेंस करने के लिए स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में हाई वाटर में जो ऑक्सीजन है वो 1 है लेकिन प्रोडक्ट में Fe3O4 में 4 है। तो 1 और 4 को कैसे बैलेंस करोगे, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो, 1 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 4 से कर देंगे तो दोनों तरफ नंबर 4 चला जाएगा।
तो टू इक्विलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स की नंबर बराबर करने के लिए इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। तो हम लोग जो फॉर्मूले हैं कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के उनको चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो भी आप बैलेंसिंग के लिए नंबर लगाओगे वो एलिमेंट या कंपाउंड के पैरों यानी कि नीचे में नहीं होना चाहिए, उसके साथ या उसके आगे हम लोग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अब हमने टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन की एटम्स को बैलेंस करना है तो हमें H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग जो 4 है वो उसके आगे लिखेंगे, नॉट लाइक दिस H2O4 या H2O का होल 4 कर दिया। क्योंकि अगर आप इस तरीके से जाओगे तो इससे क्या होगा, ये वाटर का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। H2O4 इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। और अगर हम लोग इस तरीके से जाते हैं H2O का होल 4 तो ये भी एक तरह से नया कंपाउंड बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से बैलेंस नहीं करते, हमेशा जो भी बैलेंस करने के लिए नंबर लगाएंगे वो उस एलिमेंट या कंपाउंड के आगे लिखेंगे। आयरन स्टेप 4, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन आयरन और अभी हाइड्रोजन की एटम बैलेंस नहीं है। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट आप पिक कर सकते हो। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो इक्वेशन पार्शियली बैलेंस्ड है उसमें से हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आप देखिए कि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 इंटू 2 8, और राइट साइड में सिर्फ 2 है। तो 2 प्रोडक्ट में है, 8 रिएक्टेंट में है, तो इसका मतलब मुझे 2 की मल्टीप्लाई 4 से करनी पड़ेगी। और 4 कहाँ पे लिखा जाएगा, H2 के आगे। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारी हाइड्रोजन की टर्म्स में भी बैलेंस हो गई है। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ क्योंकि अभी आयरन को बैलेंस करना बाकी है। स्टेप 5, एग्जामिन द above इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस। अब आपने तीसरा एलिमेंट उठा लेना है जो बैलेंस नहीं है। तो वो आप देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट बाकी है, आयरन है। लेफ्ट साइड पे आयरन, यहाँ पे आप देखिए आयरन की एक एटम है लेकिन प्रोडक्ट में 3 है। तो सिंपल है कि रिएक्टेंट में जो Fe है उसके आगे हम लोग 3 लगा देंगे और इस तरीके से जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। आप काउंट कर सकते हो, आपको दोनों तरफ हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम मिलेंगे। The numbers of atoms of elements on both sides of equation are equal। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट के दोनों तरफ वो इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। क्यों, एज वी मेक ट्रायल, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू बैलेंस द इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट। क्योंकि हम लोग ऐसे नंबरों का सिलेक्शन कर रहे हैं जो होल नंबर है और छोटे से छोटा नंबर है। मतलब हम लोग 2 3 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग बड़े नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहे कि डायरेक्टली हमने कोई बड़ा नंबर उठा लिया। छोटे से छोटा नंबर जिससे कि इक्वेशन बैलेंस हो सकती है, हम लोग वहां से उनको यूज करके अपनी इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं। राइट, ओके। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज 7th स्टेप, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। कोई सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड या गैस या कोई और स्टेट है, उसके कहता सिंबल लिखने। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9। 1.9 इस इक्वेशन को कहता, ध्यान से देखिए। डज दिस इक्वेशन टेल अस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या ये इक्वेशन हम लोगों को किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है। नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। उनके फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी है उनके केमिकल फॉर्मूलाज के साथ। गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन। क्या क्या सिंबल है, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर एक्वस, S फॉर सॉलिड रिस्पेक्टिवली। The word equation is written if the reactant or product is present as a solution in water।
एक्विस शब्द कहाँ पे यूज करना है? जब आपका कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व है, यानी कि पानी के अंदर अगर हमने उसका सोल्यूशन बना के यूज किया हुआ है, तो उसका जो स्टेट सिंबल है उसे हम लोग एक्विस यानी कि AQ लिखेंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दिया गया था। अब स्टेट सिंबल के साथ आयरन का S, यानी कि हमने आयरन को सॉलिड फॉर्म में लिया है। जी का मतलब यहाँ पे गैस है, यानी कि आप पानी को लिक्विड फॉर्म में नहीं ले रहे हो, उसे स्टीम बना के यूज कर रहे हो। Fe3O4 जो बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में है, और जो हाइड्रोजन है वो गैसेस स्टेट में हमारे पास यूज हो रही है। Note that symbol G is used with H2O to indicate that this in this reaction water is used in the form of steam। तो पानी को स्टीम की फॉर्म में यूज किया गया है, इसीलिए G हमने सिंबल यहाँ पे लगाया है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। जब तक उनको स्पेसिफाई करना नेसेसरी नहीं है तब तक फिजिकल स्टेट्स को केमिकल इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी नहीं होता। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। कई बार इस एरो जो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लेके जाता है, इसके ऊपर या नीचे कुछ रिएक्शन कंडीशन लिख दी जाती है, जैसे ये रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, क्या इसमें कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है। कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में 340 एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर है, तो वो मिथानॉल यानी CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस गैस लिक्विड। अब ये आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनता है। देखिए अगर अकेला पानी है तो उसके लिए जो स्टेट सिंबल है वो L यूज होती है, लेकिन अगर पानी के अंदर कोई और चीज डिसॉल्व कर दी गई है, कोई और सॉलिड, तो उसको एक्विस लिखते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। Using these steps can you balance 1.2 given in the text earlier। तो इन स्टेप्स को यूज करते हुए क्या आप 1.2 इक्वेशन जो है वो बैलेंस कर सकते हो। 1.2 कौन सी इक्वेशन थी? ये वो मैग्नीशियम वाले की बात कर रहे हैं। देयर इट इज। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे बैलेंस। सिंपल है, MgO2 ऑक्सीजन है यहाँ पे सबसे, मतलब जिसके पास ज्यादा एटम्स है, तो MgO के आगे क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। लेकिन अब मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया है तो मैग्नीशियम के इसके आगे भी 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। जैसे उन्होंने पहले ही बोला है कि आप इनके नीचे कोई भी बैलेंस करने के लिए नंबर नहीं लगाओगे, क्योंकि इससे फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, जो हमें नहीं करना। तो इस तरीके से बैलेंसिंग इक्वेशन हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।